बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है मंगल का। आज पेशावर के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो चेयरमैन पीटीआई भी हैं, उनके साथ यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स की एक मुलाकात थी, जिसमें इंटरैक्टिव सेशन हुआ। पहले खान साहब ने कुछ बातें बताई, समझाई, जो लोग उसमें शरीक थे, और उनको अपना जो मुद्दा था वो उनके सामने रखा कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मामलात हो रहे हैं। उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उसके बाद उनसे बहुत अहम सवालात हुए। बहुत सारे जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनसे सवालात किए और उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाबात आए, जिनके ऊपर कन्फ्यूजन चल रही थी। जैसे कि इसराइल वाला मामला चल रहा था, वहाँ एक वफ़द गया, उस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है जवाब आया। फिर उसके बाद इस्तीफ़ों के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली में वापस चली जाएगी। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर और साफ़ किस्म का जवाब दिया है। और कुछ एक दो और चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मुख्तसर साहब के सामने रखता हूँ कि जब वो आए खान साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा की तरह बड़ी पॉजिटिव थी, चेहरा हशाश बशाश था, बड़ा रंग उनका चिट्टा गोरा जैसे उनका निखरा होता है, बिल्कुल उस तरह था। और वो आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें इस्लाम दुआ की है, बैठे हैं, हंसी मजाक हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा हुआ हल्का सा। डॉक्टर अरसलान खालिद जो थे, जो फोकल पर्सन थे डिजिटल मीडिया के जब वो वज़ीर आज़म थे उनके दौर में, तो अभी वो उनके साथ ही थे, तो उन्होंने थोड़ा तारुफ भी कराया, कुछ चीज़ें जो शुरका थे उनको भी बताई और कुछ खान साहब जो थे उनके साथ भी कन्वे की। फिर उसके बाद खैर बाकायदा स्टार्ट हुआ। तो खान साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग डिजिटल मीडिया के लोग हैं और सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी ताकत है, तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन्होंने सबसे पहले बताई। उसमें उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत साजिश से गिराई, सोशल मीडिया से तहरीक उठी कि पैसे देकर ट्रेंड्स नहीं चलते, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके ऊपर क्लैम्प डाउन है। तो इसमें डिटेल्स में उन्होंने जो बात की वो ये थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उसको तो कंट्रोल कर लिया, मौजूदा जो हुकूमत आई है जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उनको लगता था कि हुकूमत जो चेंज की गई है, रजीम चेंज हुई है, जैसे इससे पहले होता था कि 90 की दिहाई के अंदर बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ की हुकूमत बारी बारी जो है वो हटाई जाती थी तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा भी इनको यही उम्मीद थी कि शायद लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लेकिन सोशल मीडिया जो है उसका रद्दअमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। और सोशल मीडिया की वजह से लोग हर चीज़ देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और किस तरह से ये सारे वाक़यात हुए। और उसके बाद हुकूमत गिरी तो रद्दअमल बिल्कुल मुख्तलिफ था, एकदम आवाम के अंदर आउटरीच आया। तो सोशल मीडिया ने बेसिकली तहरीक उठाई। उस पर जो ट्रेंड चले वो अनपेड थे, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा था, क्योंकि पैसों से इतने बड़े इतनी देर तक मिलियंस वाले ट्रेंड्स नहीं चलाए जा सकते। और ये बात बिल्कुल सच है। हम भी ज़्यादा मीडिया से हमारा ताल्लुक है, डिजिटल मीडिया से, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, पैसे लगा कर भी आप लोगों के अंदर वो पैशन नहीं ला सकते जो कि एक खुद ब खुद लोग किसी काज के साथ जुड़े हों तो पैशन आता है। उसके बाद खान साहब ने बात की कि मरीम नवाज़ हमारा सबसे बड़ा असासा है। और ये उन्होंने कहा कि जब भी हमारे साथ कोई मसला होता है, कोई मतलब ज़ाहिर है हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि थोड़ा दबाव आ जाता है, तो वो कहते हैं वो हमेशा हमें रेस्क्यू करने आते हैं। उन्होंने जुमला बोला, शी ऑलवेज़ कम टू रेस्क्यू अस। तो उन्होंने कहा मरीम हमारा बहुत बड़ा असासा है, उस पर कह के भी लगे। वहाँ पे FIA के अंदर 24 अरब के जो केसेस चल रहे थे उसके ऊपर FIA के प्रोसिक्यूटर्स के अंदर जुल्करनैन जो ARY पे उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें इंकशाफात किए कि किस तरह उनको 9 और 10 अप्रैल को मैसेज आता है कि आपने पेश नहीं होना, क्योंकि मुल्ज़मान जो हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और उसके बाद वो पेश नहीं हुए। खान साहब ने इसका जिक्र किया और फिर बताया कि किस तरह इनके केसेस डेलिबरेटली स्लो किए जाते रहे। 1.5 साल पहले इनको सजा हो जानी थी, लेकिन जानबूझ के केसेस स्लो किए गए। और इसके पीछे कौन था, उन्होंने खैर इस तरह खुल के कोई उस तरह बात नहीं की, लेकिन वो बताते रहते हैं कि वो लोग जो करप्शन को बुरा नहीं समझते। फिर सिकंदर जुल्करनैन के हटाने के अलावा उन्होंने डॉक्टर रिजवान का बताया कि किस तरह वो काबिल अफसर थे, उन्होंने तहकीकात की। और सरकारी अफसरान डरते हैं ख़ास तौर पे नून लीग के ख़िलाफ़ तहकीकात करते हुए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आके बदला लेते हैं। जैसे कि 2008 में जब ये लोग वापस आए लंदन से, मतलब जब ये डील करके मुशर्रफ से चले गए थे, इनके खिलाफ जो केसेस मुशर्रफ दौर में चले थे, तो इन्होंने आके सबसे पहले सरकारी अफसरान जो थे उनको विक्टिमाइज़ किया था, उनको निशाना बनाया था। जिस वजह से सरकारी अफसरान डरते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते या किसी केस की पैरवी नहीं करते, हौसला ही नहीं करते कोई अफसर। और ये खान साहब पहले इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हमें कोई अफसर मिलता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर रिजवान आ गया तो उन्होंने फिर खैर इसकी तहकीकात की और बड़े अच्छे तरीके से इस केस को तैयार किया। 50,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने वो तैयार किए और ये बड़ा मजबूत केस था, लेकिन इनको इसमें सज़ा नहीं होने दी गई। उसके बाद नंबर 4 उन्होंने बताया शहबाज शरीफ के आने पर इंडिया और इसराइल जो थे वो बहुत खुश हुए। यूरोप और अमेरिका जो है वो वैसे ही मुझे अब एंटी वेस्ट समझने लगा है कि उन्हें लगता है कि मैं एंटी वेस्ट हूँ, हालांकि मैं अपने मुल्क का सोचता हूँ, मैं खुददारी की बात करता हूँ, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता हूँ, लेकिन मुझे वो पोर्ट्रे करते हैं कि मैं एंटी वेस्ट हूँ। तो इसलिए शहबाज शरीफ के आने की वजह से ख़ास तौर पे इंडिया में और इसराइल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। एंटी फ़ौज लोग जो हैं उसमें हुसैन हक्कानी भी ख़ास तौर पे शामिल है, नवाज शरीफ से मिलता रहा, खुशियाँ मना रहे हैं। और इस वक्त ये फ़ौज के बहुत बड़े PR कंपेन करने वाले बने हुए हैं, फ़ौज की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं।
हालांकि नवाज शरीफ तो वो शख्स था जिसने अपनी फ़ौज के खिलाफ बातें की, खटमंडों में जाके मोदी से खुफिया मुलाकात की। बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा है। मेमो गेट्स और डॉन लीक जो थे वो इन दोनों के दौर में हुए कि जरदारी ने किया मेमो गेट्स और अमेरिका से मदद मांगी कि मेरी फ़ौज से मुझे बताओ। डॉन लीक जिस तरह नवाज शरीफ ने किया। फिर ड्रोन हमले जो होते रहे उसके ऊपर ये लोग किस तरह से खामोश रहे। फिर खान साहब ने बताया कि मुल्क को फ़ौज और तहरीक इंसाफ ही जोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की और वाहिद वफाकी जमात है, पूरे मुल्क की अंदर नुमाइंदगी है, लोग हैं जो इसके साथ खड़े होते हैं। तो यही दो एंटिटीज़ हैं जो पाकिस्तान को मुतहदा करके रख सकती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि गेरट विल्डर वो मलून शख्स जिसने नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और उसके बाद जब इमरान खान को हटाया गया तो उसने फिर ट्वीट करके गुस्ताखी की थी, और आपको पता ही होगा, आपने ट्वीट देखी होगी। तो एक वो शख्स जो था, इसको बहुत खुशी हुई इमरान खान के जाने से। खान साहब ने इजराइल के हवाले से बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि पाकिस्तान का एक वफद इजराइल गया और पीटीवी के एंकर अहमद कुरैशी भी उसमें शामिल था। क्यों गया? उन्होंने बताया कि ये अमरीकी एजेंडे का हिस्सा है। यही अमेरिका बेसिकली चाहता है। वो प्रेशराइज़ कर रहा है मुसलमान मुल्कों को कि इजराइल जो है उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएँ, तजारत शुरू की जाए, उसको तस्लीम कर लिया जाए। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जो इजराइल को तस्लीम जिसने नहीं किया हुआ, पासपोर्ट पर बाकायदा लिखा हुआ है कि इजराइल का सफ़र नहीं कर सकते इस पासपोर्ट पर। तो अब ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। अमरीकी खटपुतली जो हुकूमत है वो ये सब कुछ करेगी, भारत से तजारत करने लगे हैं। उन्होंने कहा करनी चाहिए तजारत, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त तजारत करने का मतलब ये है कि जो 5 अगस्त 2019 में कश्मीर के अंदर भारत ने किया, अब तजारत करने का मतलब है कि आप कश्मीरियों के खून के ऊपर तजारत कर रहे हैं। उन्होंने कहा तजारत होनी चाहिए, लेकिन असूल उसके लिए होने चाहिए। मैं भी तजारत का हामी हूँ, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के खून की कीमत पर तजारत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब अमरीकी एजेंडा है और ये पूरा हो रहा है कि जब उससे तजारत करने भी जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं इनके सारे वो हो रहे हैं। उसके बाद सवालात आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात थे। मैं सारे एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा उन पर डिस्कशन करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सबसे पहले असदुल्ला खान एंकर है 92 न्यूज़ के, उन्होंने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, बल्दियाती इंतखाबात भी, और उसके बाद ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं ख़ासतौर पर पंजाब में। वो जो लोटे जो हटाए गए हैं डी सीटों पे, उनकी सीटों पे। तो उस पर उन्होंने कहा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, और उसके बाद जो इलेक्शन आने हैं, अगर इलेक्शन अनाउंस होता है तो उस पर टिकटों की तकसीम के क्या करेंगे, फिर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे जो ज़मनी इंतखाब आ रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं इस हवाले से, क्योंकि हमज़ा शहबाज का जिस तरह चल रहा है वजारत आला पंजाब के अंदर। फिर इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से खबर चल रही थी, तो उस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या आप उसके लिए जाएंगे, क्योंकि जो स्पीकर है उन्होंने बुलाया है कि जनाब आप पेश हों ताकि इस्तीफ़े जो हैं वो तस्दीक करके मंजूर किए जाएँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जिनके नंबर्स आपने ब्लॉक किए थे वो अनब्लॉक नहीं किए। तो खान साहब ने नंबर अनब्लॉक वाली बात को उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा, इन्होंने इग्नोर कर दी एक तरह से। टिकटों की तकसीम पे उन्होंने कहा कि मैं खुद मॉनिटर करूँगा टिकटों की तकसीम को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मनी इलेक्शन जो है वो हम लड़ेंगे और उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस्तीफ़ों के हवाले से खान साहब ने कहा कि कासिम सूरी के होते हुए हमने पब्लिकली इस्तीफ़ा दिया। स्पीकर उस वक्त वो थे, डिप्टी स्पीकर मौजूद थे वहाँ पे। हमें अब स्पीकर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे, जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ का वो बयान चल रहा था कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेरी मज़ारी और इस तरह 2-4 और लोग थे कि इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लीजिए। इन्होंने पब्लिकली दिए हैं, लेकिन बाकियों ने भी पब्लिकली ही दिए थे, तो उनके मंजूर नहीं किए जा रहे। तो उन्होंने कहा ये बेसिकली एक तरीका है, एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है इनकी तरफ से, ताकि लोगों को तोड़ा जाए और उसके बाद पार्लियामेंट को चलाने के लिए, जैसा वो राजा रियाज के साथ 24 लोग बैठे हुए हैं लोटे अंदर, तो उनको भी साथ बैठा के किसी तरह जो अगला 1.5 साल है उसको पूरा किया जाए और कहा जाए कि असम्बली जो है ये बड़ी आइनी है और इस तरह करके चलाया जाए। तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है इस तरह किया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा राजा रियाज लोटा है, वो कैसे PTI का हो सकता है, इसके बड़ा जमहूरियत से मजाक ही नहीं हो सकता। एक बंदा लोटा है, वो मुँह से कह रहा है मैं उनसे टिकट लूँगा, और वो उसको कहा जा रहा है कि नहीं ये तो PTI का बंदा है। दूसरा सवाल जो था लॉन्ग मार्च, उनसे सवाल हुआ, मैं लिख नहीं सका कि किसने सवाल किया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च आप पंजाब से लीड करेंगे, इकोनॉमी की तैयारी का इल्ज़ाम आप पर लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। अच्छा, खान साहब ने उस पर कहा कि जी बिल्कुल, आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं अपने हक़ के लिए कि हमारा एहतजाज हमारा हक़ है, तो जो फैसला आएगा उसके हवाले से फिर देखेंगे कि कहाँ से जो है वो इसको हमने मार्च को लीड करना है। वो कैसे पहले KPK से था, और उन्होंने लेकिन एक बात ये भी की कि मैं KPK में इसलिए बैठा हूँ, ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद तकरीबन एक बात हुई थी कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जो नई कैंपेन है उसको मैंने लीड करना है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में वो किस तरह इसको लीड करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से कहा कि मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद गूगल करके देख लें, आपके सामने आ जाएगा कि 1960 की दहाई के बाद सबसे ज़्यादा तरक्की जो हुई इकोनॉमी के महाज पर वो अब हमारे दौर में हुई थी। उसके बाद अब्दुल कादिर ने सवाल किया कि मलिक रियाज वाली जो ऑडियो थी उसके हवाले से आप तरदीद करेंगे कि जिस तरह उसमें कहा गया कि इमरान खान जो हैं उन्होंने मांगा। उसके बाद दूसरा सवाल किया कि हुकूमत में इजराइल को तस्लीम करने के लिए क्या आप पे दबाव था। तो खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ नवाज़ जरदारी एक है, 10 साल पहले कहा था कि ये एक हो जाएंगे, 26 साल मेरी जिदोजहद इनके ख़िलाफ़ है, तो अब आखिर में आके ये कैसे हो सकता है कि मैं
आसिफ अली जरदारी से मदद की भीख मांग लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने इस असूली जो मेरा मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हट सकता। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि मुस्लिम दुनिया पर बहुत दबाव है इसराइल को तस्लीम करने का, मुझ पर भी दबाव था। किधर से दबाव था ये नहीं बताऊँगा, खान साहब हंस पड़े था थोड़ा सा कि कहाँ से दबाव आया नहीं बताऊँगा, लेकिन कहते थे कि अपने मुल्क का सोचो, हमें क्या पड़ा, इस लड़ाई से क्या लेना देना है, छोड़ो जी इस्लामी। तो मतलब इस तरह की बातें की जाती थी कि जनाब आप पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान के बारे में सोचें, आप क्या रखा है इसमें इसराइल फ़लस्तीन के मामलात के अंदर। और फिर उस पर खान साहब ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का मतलब कश्मीर के मौक़िफ़ पर कंप्रोमाइज़ होगा। कहते हैं मेरा ये एक स्टांस है कि अगर हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो कश्मीर के ऊपर जो हम शोर मचाते हैं कि अटूट अंग है या इस तरह की बातें की जाती हैं, शरग है या जुल्म किया जा रहा है, तो उसमें हमारे मौक़िफ़ की क्या वैल्यू रह जाएगी। उसके अलावा खान साहब कहते हैं कि मैंने उन लोगों को फिर कहा जो ये मुझे कहते थे कि इंसान इस दुनिया में आया है इसलिए ताकि वो हक़ और सच और बुराई और अच्छाई के दरमियान फ़र्क कर सके, वरना जानवर भी इस दुनिया में आते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन जानवर किसको मार रहा है, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से। उसके बाद एक खातून थी, उन्होंने सवाल किया कि आपके कुछ लैंडमार्क इक़दाम थे जैसे हेल्थ कार्ड है, उनको हाईलाइट करें, बहुत ज़्यादा कामयाब स्टोरीज़ हैं। तो उस पर खान साहब ने थोड़ी सी बात की और उस पर उन्होंने एक ये भी सवाल किया था कि आपको नाइल कहा जा रहा है। तो खान साहब ने कहा था कि नाइल क्या कौन रहा है, आप ये देख लें, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ और इस तरह के लोग। हमारे तो 2 साल कोरोना में गुजर गए, उसके बावजूद दुनिया ने हमें हमारी तारीफ़ की कि टॉप 5 मुल्कों में आते हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोविड को हैंडल किया है। ईरान और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला करके देख लें, एक ही रीजन के जो मुल्क थे, तो देख लें कि किसने सबसे अच्छा हैंडल किया। उसके बाद हमारे इक़दाम देख लें, सेहत कार्ड, कर्ज़ प्रोग्राम, उसके बाद एहसास प्रोग्राम था, इकानमी भी संभाली और भी कितनी चीज़ें थी बेहतर की। उसके बाद हसनात साहब हैं, इन्होंने सवाल किया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं और उसके अलावा मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, साफ़ी हैं इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि मार्च ख़त्म करने पर डील की खबरें आई थी, साबिक जज, जर्नैल और मजहबी शख्सियत का किरदार बताया जा रहा था, डॉन ने यह खबर लगाई थी, तो इसमें कितनी सदाकत है और सुप्रीम कोर्ट के एहतजाज के बाद आपके हुकूमत गिराए जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं, इसका मतलब हुकूमत गिराना नहीं होता। हुकूमत गिराना वो होता है जो फजल रहमान और बिलावल आए थे हमारी हुकूमत गिराने के लिए और वो गिरा नहीं सके थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। मीनार पाकिस्तान में भी जलसियाँ की थी और पूरे पाकिस्तान में जलसियाँ करते फिर रहे थे। हमारा तो इलेक्शन का बुनियादी सा मुतालबा है, इसमें हुकूमत गिराने की क्या बात है। हम तो कहते हैं आवाम चाहती है इलेक्शन करवाए जाएँ, इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, उसके बाद आवाम जिसको चाहे वो मुंतखब कर ले। और एहतजाज जो है वो हमारा बुनियादी हक़ है, जमहूरी हक़ है। जब तक कि कानून ना तोड़ा जाए तो एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ होता है। उसके बाद उनका डील नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं हुई, ये सारी अफवाहें हैं। मैं इसलिए वापस आया क्योंकि वहाँ लाशें गिरती, क्योंकि आवाम शदीद मुश्तिल थी। हमने फैमिलीज़ को बुलाया था और फैमिलीज़ को बुलाने का मतलब इंतशार फैलाना नहीं होता। कोई भी बेवकूफ़ शख्स फैमिलीज़ को अपने जलसों में या लॉन्ग मार्च में या धरनों में नहीं बुलाता इसलिए कि वहाँ पे लाशें गिरें या कुछ हो। तो मैंने जब देखा कि डी चौक जो है वहाँ पे लाजमी खून बहना था, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया कि वो एक छोटी सी लाइन जो थी इंटरव्यू में से कि जी हमारे लोगों के पास असला था, उन्होंने कहा KP वज़ीर आला उसके साथ सिक्योरिटी, GB के वज़ीर आला उनके साथ सिक्योरिटी, मैं था मेरे साथ सिक्योरिटी, इसके बाद और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म आ रहे थे और बाकी जो लोग थे उनके साथ सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे सियासतदान थे जिनके साथ सिक्योरिटी थी। और फिर लोगों के पास लाइसेंसी असला भी होता। और जिस तरह सूरत हाल बन गई थी वहाँ पे अगर गोली चल जाती तो लाशें गिरनी थी और वैसे भी रेंजर्स इस्तेमाल की जा रही थी हमारे सामने। तो मैं नहीं चाहता था इदारों के दरमियान और आवाम के दरमियान मज़ीद खलीज पैदा हो और कोई इंतशार फैले और खून बहे। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने उसके बाद मज़ीद जो छठा सवाल हुआ साकिब बशीर साहब की तरफ से कि लॉन्ग मार्च में हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के मामले में चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया है, तो क्या आप जाएंगे। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इस्टेब्लिशमेंट पीते थी या नहीं थी, रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, डिक्टेटर से बढ़कर जुल्म किया गया। खैर खान साहब ने खुल के कोई बात नहीं की और दूसरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया है चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लापता अफराद केस में, उसमें जाएंगे कि नहीं। फिर उसके बाद एक सवाल नजमुल हसन बाजवा साहब ने किया, ये भी PNN के एंकर हैं और उसके बाद यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने कहा असम्बली में वापस जाने का कोई चांस है, तो उस पर खान साहब ने कहा कि किसी सूरत कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि हम इस हुकूमत को जाली, इम्पोर्टेड और इम्पोज समझते हैं, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी मार्केट के अंदर कि PTI वापस असम्बली में जा रही है, तो इसकी तरदीद कर दी है। अच्छा, उसके बाद मैंने सवाल किया उनसे कि अहमद कुरैशी ने कहा जी इमरान खान ने मुझे इसराइल भिजवाया था, उनके दौर में मंजूरी हुई थी, इजाज़तनामा मिला था और उस पर पासपोर्ट भी जारी हुआ था। तो जिस पर खान साहब हंस पड़े और उन्होंने कहा कि क्या फजूल बात है कि मैं एक अरसे से मेरा मौक़िफ़ है इसराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, तो मैं जो बंदा दुनिया भर के फ़ोरम में जाके, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में, उसके बाद और मुल्कों के अंदर डेवोस जो फ़ोरम हुआ था उसमें, हर फ़ोरम पे जाके फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गज़ा के लोगों की और इसराइल के मज़ालिम की बात कर रहा हूँ, तो मैं इनको इजाज़त दूंगा कि भाई जाओ। मतलब ये क्या बेहुदा तरीका है, बेहुदा बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि आर्मी चीफ़ कौन बनेगा, शहबाज शरीफ लगाएंगे। उन्होंने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं है। फिर उसके बाद एक बात करते वो हंस पड़े कि मैं तो इन सारे लोगों को जानता ही नहीं हूँ, यानी कि ये जो लोग आर्मी के चीफ़ बनने के आगे उम्मीदवार हैं
तो मैं इन सब लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। तो खान साहब ने ये बात कर दी। फिर नैब चेयरमैन के और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरों के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसको तो वैसे ही, अगर उसमें कोई शर्म हो तो उसको तो वैसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा नैब चेयरमैन जो जिस तरह ये राजा रियाज के साथ मिलकर लगा रहे हैं, इससे बेहतर है नैब ख़त्म ही कर दें। फिर सीपैक के हवाले से सवाल हुआ, क्या कहा गया कि जी आपके दौर में काम बंद था, अब हुकूमत शुरू कर रही है। उन्होंने कहा हुकूमत अब इसलिए ये वाली जो कह रही है हम शुरू कर रही है, काम करना पड़ रहा है क्योंकि इकॉनमी डूब रही है, एकदम रुपया गिर गया, और उसके अलावा हालात ख़राब कर दिए इन्होंने रजीम चेंज करने के बाद। और हमारे दौर में तो 2 साल कोरोना था, चाइना पूरे का पूरा बंद था, इसके बावजूद हमने जितना उस पर काम किया। फिर असद उमर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने इस पर थोड़ी चीज़ें बताई कि हमारे दौर में 3 इंडस्ट्रियल पार्क बने सीपैक में जो शामिल किए गए, सीपैक का हिस्सा बने, सीपैक अथॉरिटी के तहत नॉलेज पार्क बने, IT पार्क बना, और उसके बाद ज़राअत को इसका हिस्सा बनाया गया। तो सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारे टाइम पे। उसके बाद आखिरी सवाल था, अली मुमताज़ साहब एंकर हैं, उन्होंने सवाल किया कि सिंध पंजाब की सूरत हाल, बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है आपके सामने है, वहाँ कोई आपकी पार्टी नहीं, कोई तवज्जो नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप 2/3 अक्सरियत कैसे ले लेंगे। तो खान साहब ने उस पर कहा कि आप देखेंगे मैं इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत लूँगा, टिकटें मैं खुद दूँगा, लोग हमारे साथ हैं। खैर इस पर कोई डिटेल बात नहीं हो सकी कि किस तरह क्या स्ट्रेटजी है, टाइम कम था, फिर खान साहब ने जाना था, उनकी कोई और मीटिंग थी। तो ये चीज़ें थी जो सामने आ सकी हैं इस वक्त। और उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ें या मालूमात अंदर की कुछ हुई कोई एक्स्ट्रा को ख़ास, तो मैं कोशिश करूँगा कि सिद्दीक जान साहब जो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में होते हैं, उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तक रसाई होती है जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर मैं उनके साथ कोशिश करूँगा अगली वीडियो जो है उनके साथ करूँ ताकि वो मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। अब तक के लिए इतना ही। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।